हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू सीयूटी क्रैश कोर्स। और आज के इस लेक्चर में हम कवर करने चल रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस को। तो चलो फिर, तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड में बच्चों हम क्या करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस के हम एमसीक्यूज को करेंगे, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर अवर सीयूटी एग्जाम, राइट। अब इस क्वेश्चन को देखो, ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ आर डीएनए सीक्वेंस, इट क्लीव्स डैश। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, अगर हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात करें, तो बच्चों वो सबसे पहले डीएनए की सीक्वेंस की लेंथ को इंस्पेक्ट करता है, ठीक है, और उसके बाद क्लीव करता है। तो याद करो यार थोड़ा सा, हमने क्या पढ़ा था भाई, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सबसे पहले डीएनए की सीक्वेंस को इंस्पेक्ट करता है, और जहां पर भी उसको उसकी स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिल जाएगी, वो जाकर क्या करेगा, वहां पर बाइंड कर जाएगा, और स्पेसिफिक पॉइंट पर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को कट कर देगा, और स्पेसिफिक पॉइंट पर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को कट कर देगा, राइट। तो ये पढ़ा था हमने कि इनिशियली डीएनए सीक्वेंस की लेंथ को इंस्पेक्ट करता है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा, वहां पर बाइंड करेगा, और स्पेसिफिक पॉइंट पर दोनों स्ट्रैंड्स को क्या कर देगा, कट कर देगा। चेक कर लेते हैं, ओनली द मास्टर स्ट्रैंड टू प्रोड्यूस स्टिकी एंड्स। तो ये मास्टर स्ट्रैंड्स को बच्चों क्लीव करेगा स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करने के लिए। ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं। और मास्टर एंड्स का पता है ना, मतलब आपको मास्टर स्ट्रैंड का मतलब यहां पर बोल सकते हैं कि मेन टेम्पलेट्स, राइट। तो ये तो गलत दे रखा है। सेंस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टू प्रोड्यूस स्टिकी एंड्स। अब आपको पता है एक सेंस स्ट्रैंड होता है, एक एंटी सेंस स्ट्रैंड होता है, तो यहां पर इसका भी कोई लेना देना नहीं है भाई, वो डीएनए पर बाइंड करता है। डीएनए कितने स्ट्रैंड से बना हुआ है? दो। एक स्ट्रैंड जैसा कुछ भी नहीं यहां पर। ईच ऑफ द टू स्ट्रैंड्स ऑफ द डबल हेलिक्स एट स्पेसिफिक पॉइंट इन देयर शुगर फॉस्फेट बैकबोन। देखो ये ऑप्शन बिल्कुल सही दे रखा है कि जाकर दोनों स्ट्रैंड्स पर बाइंड करेगा, डबल हेलिक्स के दोनों स्ट्रैंड्स पर जाकर बाइंड करेगा, और स्पेसिफिक पॉइंट पर शुगर फॉस्फेट बैकबोन को क्लीव कर देगा। एग्जांपल के तौर पर, अगर इको R1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है तो इसकी सीक्वेंस होती है GAA-TTC, GAA-TTC। अब बच्चों यहां पर ना तो कोई मास्टर स्ट्रैंड जैसा हम कुछ देख रहे हैं, ना हम सेंस स्ट्रैंड तक देख रहे हैं। हम डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को यहां पर नोट कर रहे हैं। आएगा ये ए और जी के बीच में क्या कर देगा, कट कर देगा। तो थर्ड सही दे रखा है। मैसेंजर आरएनए टू रिमूव एक्सॉन्स। बच्चों एक्सॉन्स का रिमूवल तो कभी होता ही नहीं है, रिमूवल अगर होता भी है तो इंट्रॉन्स को होता है, और उसको क्या बोलते हैं, स्प्लाइसिंग बोलते हैं। वो यहां पर पूछा नहीं गया। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। अब इस क्वेश्चन को देखो, विच एंजाइम इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट अनवांटेड सेल्फ लाइगेशन ऑफ वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल्स इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है ऐसे कौन से एंजाइम्स की हमें जरूरत है अगर हमें सेल्फ लाइगेशन को रोकना है वेक्टर डीएनए में। ऐसे कौन से एंजाइम्स की हमें जरूरत है अगर हमें सेल्फ लाइगेशन को रोकना है बच्चों वेक्टर डीएनए के अंदर। अब एक बात को बहुत ध्यान से सुनना, अब इस बात को बच्चों बहुत ध्यान से सुनना और समझना। यार एक बात बताओ, जब हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना होता है, तो हम क्या करते हैं? हम बच्चों एक तरफ तो वेक्टर डीएनए लेते हैं, और वेक्टर डीएनए में एलियन पीस ऑफ डीएनए को जोड़ देते हैं। यही होता है, राइट। बट अब देखो इनिशियली क्या करेंगे, हम वेक्टर डीएनए को कट करेंगे, और ये हो गया एलियन पीस ऑफ डीएनए, और इसको यहां पर लगा देंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा, यहां पर हमारा बन जाएगा एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। ये वेक्टर डीएनए था, और ये हो गया हमारा एलियन पीस ऑफ डीएनए। नॉर्मली इस तरीके से हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाते थे। बट अब सोचो कि हम चाह रहे थे यहां पर लगाना एलियन पीस ऑफ डीएनए को या जीन ऑफ इंटरेस्ट को, बट इसकी जगह पर बच्चों वो जाकर कौन, वेक्टर डीएनए खुद जाकर लाइगेट कर गया। तो इस सेल्फ लाइगेशन को हम कैसे रोकेंगे? देखो अगर हम वेक्टर की बात करें तो एक कंडीशन होती है ट्रांसफॉर्मेंट्स, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। ट्रांसफॉर्मेंट्स मतलब जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को रिसीव कर रहे हैं या फॉरेन डीएनए को रिसीव कर रहे हैं। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट जो कुछ भी रिसीव नहीं कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेंट्स में भी रिकॉम्बिनेंट्स, नॉन रिकॉम्बिनेंट्स होता है। रिकॉम्बिनेंट जिनके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए आएगा
और नॉन रिकॉम्बिनेंट जिनके पास सेल्फ लाइगेटेड प्लाज्मिड आएगा। तो क्वेश्चन वही पूछना चाह रहा है कि सेल्फ लाइगेशन को कैसे रोकेंगे। बच्चों डीएनए पॉलीमरेज की बात करें तो डीएनए पॉलीमरेज का फंक्शन होता है रेप्लिकेशन करवाना डीएनए का, तो इसका तो कोई भी लेना देना इससे नहीं होगा। डीएनए लाइगेस क्या करेगा, लाइगेशन। डीएनए लाइगेस क्या करेगा, लाइगेशन, जो कि यहां पर देखने को मिला है। वेक्टर डीएनए और एलियन पीस ऑफ डीएनए को हम क्या कर पाए, यहां पर लाइगेशन करवा पाए हैं, किसकी वजह से, डीएनए लाइगेस की मदद से। एल्कलाइन फॉस्फेटेज, बच्चों ये आंसर बिल्कुल सही होगा। क्यों होगा, एक बात बताओ यार, डीएनए की बात करते हैं। डीएनए है पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए बच्चों न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है। और यहां पर कौन सा बॉन्ड देखने को मिलता है, यहां पर देखने को मिलता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। यहां पर कौन सा बॉन्ड देखने को मिलता है बच्चों, यहां पर देखने को मिलता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को अगर मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करूं तो हमें क्या पता है बच्चों, 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है ये। मतलब थोड़ा सा इसको और डिटेल में चलते हैं लेकर। यार याद करो ना, पेंटोज शुगर के पास, पेंटोज शुगर के पास 3 प्राइम OH ग्रुप होता है जो कि अटैक करता है 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप पर। यस, अगर ये न्यूक्लियोटाइड नंबर 1 है, ये न्यूक्लियोटाइड नंबर 2 है, तो 3 प्राइम OH ग्रुप, अब देखो यहां पर ऑक्सीजन सेकंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, अटैक करेगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से बॉन्ड बनता है, जिसकी वजह से बॉन्ड बनता है, राइट। बट बच्चों अगर यहां पर हम फॉस्फेट ग्रुप को ही उड़ा दे, यार देखो ना, एल्कलाइन फॉस्फेटेज फॉस्फेट को गायब कर देगा, फॉस्फेटेज फॉस्फेट को, चलो निकलो निकलो भाई निकलो। तो ये फॉस्फेट को उसने गायब कर दिया। अब फॉस्फेट नहीं है तो क्या 3 प्राइम OH यहां पर अटैक कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्या सेल्फ लाइगेशन होगा, नहीं होगा। तो दैट इज द रीजन वी आर चूजिंग एल्कलाइन फॉस्फेटेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है बच्चों, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज RNA से DNA को बना देता है। क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट, a tumor inducing plasmid widely used in the production of transgenic plant is that of। तो क्वेश्चन बच्चों यहां पर ये पूछ रहा है, एक ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है, याद है ना आपको, TI प्लाज्मिड भी बोलते हैं, याद है ना आपको क्या बोलते हैं बच्चों, TI प्लाज्मिड भी बोलते हैं, जो कि ट्रांसजेनिक प्लांट को प्रोड्यूस करने में, ट्रांसजेनिक प्लांट को प्रोड्यूस करने में मदद करता है। वो किसके पास है, ट्रांसजेनिक प्लांट का मतलब पता है ना आपको यहां पर, कि प्लांट के पास फॉरेन जीन है, प्लांट कैरिंग फॉरेन जीन। तो एस्चेरिचिया कोलाई से लिया है क्या हमने, नहीं। बैसिलस thuringiensis की बात करें बच्चों, इसको शॉर्ट में BT बोलते हैं, तो इससे हमने BT कॉटन वगैरह बनाए जरूर है, लेकिन यहां पर इसका भी कोई लेना देना नहीं है। BT कॉटन मतलब क्या है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स है या पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स है। स्टेफिलोकाइकस सॉरी स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ये तो बच्चों डिसीज कॉज करता है ह्यूमंस के अंदर, डिसीज कॉज करने वाला एक ऑर्गेनिज्म है ये। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा बच्चों। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस एक सॉइल का बैक्टीरिया होता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस बच्चों एक सॉइल का बैक्टीरिया होता है, जो कि अगर एक प्लांट बच्चों वुंड को हील कर रहा है, उस प्लांट के अंदर इंफेक्शन कॉज कर सकता है अपने TI प्लाज्मिड की मदद से। और डाइकोट प्लांट्स में पर्टिकुलरली ये कॉज करता है क्राउन गॉल ट्यूमर। पर्टिकुलरली क्या कॉज करता है, क्राउन गॉल ट्यूमर। बट हमने क्या करा है बच्चों, उस TI प्लाज्मिड में से याद कर लेते हैं थोड़ा सा, ये हमारा TI प्लाज्मिड है और उसमें ये है tDNA पोर्शन, ये है TI प्लाज्मिड। और TI प्लाज्मिड में बच्चों एक होता है tDNA पोर्शन जिसको हम ट्रांसफर DNA बोलते हैं, ये एक्चुअल में प्लांट के अंदर जाता है। तो इस tDNA में अगर अपना हम जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा दे तो हम प्लांट को ट्रांसजेनिक बना सकते हैं, तो इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट। अब सिंस ये नेचुरली प्लांट में इंफेक्शन कॉज करता है, क्राउन गॉल ट्यूमर कॉज करता है, तो इसको नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर भी बोलते हैं, इसको नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर भी बोलते हैं। नेक्स्ट, अब ये देखो, एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन अ वेक्टर हेल्प्स इन सिलेक्शन ऑफ। तो बच्चों क्वेश्चन ये पूछ रहा है, अगर हम एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की बात करें, अगर हम एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की बात करें वेक्टर के अंदर, अगर हम एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की बात करें वेक्टर के अंदर, तो किस चीज के सिलेक्शन में मदद करता है। फर्स्ट दे रखा है कॉम्पिटेंट सेल। क्या कॉम्पिटेंट सेल होगा, नहीं बच्चों। कॉम्पिटेंट सेल्स कौन से सेल्स होते हैं, जिनकी हम मेम्ब्रेन परमेबिलिटी बढ़ा देते हैं, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी बढ़ा देते हैं,
फॉर अपटिक ऑफ फॉरेन डीएनए। तो कॉम्पिटेंट सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनकी हम सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में केमिकल ट्रीटमेंट से मॉडिफिकेशन करते हैं और उनकी परमेबिलिटी इतनी बढ़ जाती है कि वो आसानी से फॉरेन डीएनए का अपटेक कर लेते हैं। तो क्या यहां पर इसका कोई लेना देना है? नहीं। ट्रांसफॉर्म सेल्स बच्चों, जिनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ट्रांसफॉर्म सेल्स मतलब जिनके अंदर क्या होगा बच्चों? ट्रांसफॉर्मेशन होगा। यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यह है कि यहां पर अपटेक हुआ है फॉरेन जीन का, यहां पर अपटेक हुआ है फॉरेन जीन का या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए का। वो भी सही नहीं है। यस, सही है कि नहीं है? सही है। सही है कि नहीं है? सही है। क्यों है यार? देखो ना, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन क्या होता है? सेलेक्टेबल मार्कर होता है। क्या होता है? सेलेक्टेबल मार्कर होता है। याद आया? दिमाग के घोड़े को दौड़ाओ। सेलेक्टेबल मार्कर होता है। सेलेक्टेबल मार्कर ये वो मार्कर है जो सेलेक्ट करने में मदद कर रहा है। भाई रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कर रहे हो, बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हो, क्या कर रहे हो? आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, उसको होस्ट के अंदर ट्रांसफर किया। अब होस्ट ने वो रिसीव करा है तो वो क्या बन गया? ट्रांसफॉर्म सेल्स। किसकी मदद से पता चलेगा? इसकी मदद से। अब किस होस्ट ने रिकॉम्बिनेंट सेल्स को डिस्कवर करा है? यस, यहां पर मैं बता देता हूं, देखो ट्रांसफॉर्मेंट में भी दो होती है कंडीशन, रिकॉम्बिनेंट्स, नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। यस, ट्रांसफॉर्मेंट में भी दो कंडीशन होती है, एक होता है रिकॉम्बिनेंट, एक होता है नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। रिकॉम्बिनेंट जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को रिसीव करता है, नॉन रिकॉम्बिनेंट बच्चों जो सेल्फ लाइगेटेड प्लाज्मिड को रिसीव करता है। अभी हमने सेल्फ लाइगेशन की बात करी थी। तो देखो, पहले तो सेलेक्टेबल मार्कर की वजह से हम ट्रांसफॉर्म सेल्स का पता लगाएंगे, ट्रांसफॉर्मेंट्स का पता लगाएंगे। फिर उसमें से किसके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया है, वो रिकॉम्बिनेंट सेल का भी हम पता लगा लेंगे सेलेक्टेबल मार्कर की वजह से। भाई सेलेक्टेबल मार्कर क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, मतलब ये एंटीबायोटिक के खिलाफ बैक्टीरिया को रेजिस्टेंट बता रहा है। भाई नॉर्मली बैक्टीरिया के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है? नहीं होता। तो उस रिस्पेक्ट में ये एक एडवांटेज आएगी किसके पास? जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए रिसीव करेगा। तो मदद करेगा कि नहीं करेगा? यस, दोनों में करेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। याद रखना, ट्रांसफॉर्म को भूलना नहीं है। घुमाया जरूर था लेकिन हमने कर दिया है। ओके, अब ये देखो, टर्म डिसआर्म्ड इन डिसआर्म्ड वेक्टर्स रिप्रेजेंट। बच्चों डिसआर्म्ड टर्म का डिसआर्म्ड वेक्टर में क्या मतलब है? डिसआर्म्ड टर्म का डिसआर्म्ड वेक्टर में क्या मतलब है? रिमूवल ऑफ टी डीएनए फ्रॉम टीआई प्लाज्मिड। सही लग रहा है? गलत? सही लग रहा है। क्यों लग रहा है? डिसआर्म कर देना कि उसके पास बंदूक तो है लेकिन वो गोली नहीं चला सकता, मार नहीं सकता। मतलब क्या है? देखो, टीआई प्लाज्मिड किसके पास होता है? टीआई प्लाज्मिड होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस के पास। किसके पास होता है बच्चों? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस के पास ये होता है, जो कि डाइकॉट प्लांट में, बच्चों क्या करता है? क्राउन गॉल ट्यूमर को कॉज करता है। जो कि डाइकॉट प्लांट में क्या कॉज करता है बच्चों? क्राउन गॉल ट्यूमर को क्या करता है बच्चों? कॉज करता है। कैसे करता है? अपने टी डीएनए पोर्शन को ये प्लांट के अंदर ट्रांसफर करता है। तो यार मतलब इनिशियली इसके पास ट्यूमर कॉजिंग जीन्स है। अब मैं उन ट्यूमर कॉजिंग जीन्स को बाहर निकाल दूं और उसकी जगह पर जीन ऑफ इंटरेस्ट को लगा दूंगा, तो ये डिसआर्म्ड कंडीशन कहलाएगी। जैसे ये पहले इंफेक्शन कर रहा था, अभी भी वो वैसे ही इंफेक्शन कर रहा है, लेकिन हमारे पसंद के जीन को ले जा रहा है, तो डिसआर्म्ड कंडीशन में है। बंदूक उसकी खुद की है लेकिन गोली हमारी पसंद की चला रहा है। इस बारी लोग मरेगा नहीं क्योंकि नकली बंदूक नकली है, गोली नकली है। हाँ जी, तो ये सही दे रखा है। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन। अब बच्चों देखो, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन किसके लिए कोड करता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के लिए। यस, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन किसके लिए कोड करेगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के लिए। अब इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो रहा है। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का मतलब क्या है? कि यहां पर कोई जीन लगाया, इस जीन के अंदर हमने क्या करा है बच्चों? कोई फॉरेन जीन लगाया है। तो इसका यूज कहां पर होगा भैया? इसका इस्तेमाल तो रिकॉम्बिनेंट्स के सिलेक्शन में काम आएगा। इसका इस्तेमाल कहां आएगा बच्चों? रिकॉम्बिनेंट्स के सिलेक्शन में काम आएगा। इसका काम आएगा सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स में। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक जीन। अब देखो, एंटीबायोटिक जीन जनरली हम प्रेफर नहीं करते, हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को प्रेफर करते हैं एज अ सेलेक्टेबल मार्कर। तो ये तो उतना अप्रोप्रिएट है नहीं, तो करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर 1 रह जाएगा। 2 और 3 का तो मतलब नहीं है, राइट? Which of the following is not a method of introducing alien DNA into host cells?
तो बच्चों क्वेश्चन यहां पर पूछ रहा है इनमें से कौन सा ऐसा मेथड नहीं है जिसकी मदद से हम एलियन डीएनए को होस्ट सेल्स में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है बच्चों इनमें से कौन सा ऐसा मेथड नहीं है जिसकी वजह से हम एलियन डीएनए को होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहले दे रखा है बच्चों माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन में हम क्या करते हैं बच्चों, माइक्रो इंजेक्शन में हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल में डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं। यस, माइक्रो इंजेक्शन, छोटा सा इंजेक्शन। क्या करेंगे, अब देखो एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं है तो एनिमल सेल के न्यूक्लियस में डायरेक्टली रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या कर सकते हैं, इंजेक्ट कर सकते हैं। हीट शॉक मेथड में क्या होता है बच्चों, हीट शॉक मेथड में सबसे पहले तो भैया कॉम्पिटेंट सेल ली जाएगी। सबसे पहले क्या करेंगे, कॉम्पिटेंट सेल ली जाएगी और रखा जाएगा उस पे बच्चों आइस पे। उसके बाद इस कॉम्पिटेंट सेल को हीट शॉक दिया जाएगा। इनिशियली जो टेम्परेचर उसका 5 डिग्री सेल्सियस हुआ करता था, सडनली उसको ब्रीफ टाइम के लिए 42 डिग्री सेल्सियस पर लेके जाएंगे और वापस से बच्चों आइस पर शिफ्ट कर देंगे। तो देखो आइस पे थी, बीच में हल्का सा ब्रीफली 30 सेकंड, 90 सेकंड्स या 45 सेकंड्स का हमने हीट शॉक दिया, देन अगर आइस पर ले गए, क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। इस हीट शॉक से क्या होगा, छोटे ट्रांजिएंट पोर्स क्रिएट होंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए अंदर जाएगा, वापस से आइस पर ले जाएंगे, वो पोर्स बंद हो जाएंगे। तो ये भी नहीं पूछा गया। यस, बीइंग प्लेस्ड अलोंग विद द सेल इनटू अ जीन गन। अब बच्चों जीन गन की बात कर लेते हैं। जीन गन क्या होती है, जीन गन में हम बम्बार्डमेंट करते हैं हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स की, बम्बार्डमेंट ऑफ हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स। बम्बार्डमेंट कर रहे हैं बच्चा किसकी, हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स की, जो कि किसके हो सकते हैं, गोल्ड और टंगस्टन के। और इनको हम कोट कर रहे हैं किससे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए से। इनको हम कोट कर रहे हैं किससे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए से। यस, तो बम्बार्डमेंट कर रहे हैं हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स की, वो कौन के हैं, गोल्ड एंड टंगस्टन के, जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए से कोटेड है। तो अगेन यहां पर भी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। भाई रिकॉम्बिनेंट डीएनए जा रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, यानी एलियन डीएनए जा रहा है होस्ट सेल के अंदर, एलियन डीएनए होस्ट सेल के अंदर जा रहा है, जीन गन से भी एलियन डीएनए होस्ट सेल के अंदर जा रहा है। फोर्थ दे रखा है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बच्चों जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से हम क्या कर सकते हैं, सेपरेशन कर सकते हैं डीएनए फ्रेगमेंट्स का। यहां पर हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से क्या कर सकते हैं, सेपरेशन कर सकते हैं डीएनए फ्रेगमेंट्स का। क्या क्वेश्चन ने पूछा है, नहीं पूछा है। क्वेश्चन ने पूछा है अगर एलियन डीएनए को होस्ट सेल में ट्रांसफर करना है तो उनमें से कौन सा ऐसा मेथड नहीं है, तो फोर्थ नहीं, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ डीएनए चिल्ड इथेनॉल इज एडेड टू। तो बच्चों क्वेश्चन ये पूछ रहा है अगर हम बात करें आइसोलेशन ऑफ डीएनए की, अगर हम बात करें बच्चों आइसोलेशन ऑफ डीएनए की, तो चिल्ड इथेनॉल को क्यों ऐड करा जाता है। फर्स्ट दे रखा है रिमूव प्रोटीन सच एज हिस्टोन्स। बच्चों अगर हमें प्रोटीन्स को रिमूव करना है तो प्रोटीन्स के रिमूवल के लिए हम क्या करेंगे, प्रोटीएजेस का इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो आंसर नहीं होगा। यस, प्रोटीन के रिमूवल के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, प्रोटीएजेस का। प्रेसिपिटेट करने के लिए, हां जी याद है ना, इस मेथड को क्या बोलते हैं, इस मेथड को बोलते हैं चिल्ड इथेनॉल प्रेसिपिटेशन। चिल्ड इथेनॉल प्रेसिपिटेशन। देखो इनिशियली डीएनए सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, इनिशियली डीएनए सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। क्यों, क्योंकि डीएनए है नेगेटिवली चार्ज, वाटर के मॉलिक्यूल्स के में हाइड्रोजन है जिसने उसको घेर लिया चारों तरफ से। अब चिल्ड इथेनॉल प्रेसिपिटेशन में हम सोडियम एसिटेट का इस्तेमाल करते हैं। चिल्ड इथेनॉल प्रेसिपिटेशन में बच्चों हम सोडियम एसिटेट का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो सोडियम आयन है ये हाइड्रोजन आयन के रिस्पेक्ट में ज्यादा इफेक्टिव कैटायन है, ये डीएनए से बॉन्ड करेगा, वाटर को कमी ना हो उसको एसिटेट आयन दे देंगे। तो डीएनए के अराउंड नेगेटिव कौन आ गया है, सोडियम आयंस आ गए। फिर चिल्ड इथेनॉल को ऐड करेंगे तो उसके अराउंड शेल बनाता है जिससे हमारा डीएनए प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो सेकंड से दे रखा है। ब्रेक ओपन द सेल टू रिलीज डीएनए। बच्चों अगर सेल को ओपन करना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे भाई, डिटर्जेंट का इस्तेमाल करेंगे। क्यों, क्योंकि डिटर्जेंट में हमें क्या मिलेगा, लाइपेजेस एंड प्रोटीएजेस। तो सेल मेम्ब्रेन टूट जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, बिल्कुल टूट जाएगी। फैसिलिटेट एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। भाई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का एक्शन तो वो खुद करेंगे ना, तो यहां पर लेना देना है नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बच्चों यहां पर करेक्ट। मेथड इन विच रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल बाय यूजिंग माइक्रो नीडल्स इज कॉल्ड एज। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है बच्चों वो कौन सा मेथड है जिसमें हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, वो कौन सा मेथड है जिसमें हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली इंजेक्ट कर सकते हैं न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल में। वो कौन सा मेथड है जिसमें हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली इंजेक्ट कर सकते हैं न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल के अंदर माइक्रो नीडल्स की मदद से। क्या जीन गन मेथड है, नहीं। जीन गन मेथड में क्या करते हैं बच्चों, हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स लेंगे, हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स लेंगे,
गोल्ड का और टंगस्टन का, कोटेड विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए, कोटेड विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ये मेथड अलग हो गया। एंड सेकेंडली आपको पता है दिस मेथड इज सुटेबल फॉर प्लांट सेल, ना कि एनिमल सेल, तो इस वजह से ये तो होगा ही नहीं। और जीन गन को ही क्या बोलते हैं, बायोलिस्टिक बोलते हैं, तो ये भी बोलना सही नहीं होगा। माइक्रो इंजेक्शन बिल्कुल सही है भाई, माइक्रो नीडल, माइक्रो नीडल की मदद से रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एनिमल सेल के न्यूक्लियस में डायरेक्टली इंजेक्ट कर रहे हैं, किसकी वजह से, माइक्रो इंजेक्शन की वजह से। क्या इनडायरेक्ट मेथड ऐसा कुछ है, इनडायरेक्ट मतलब किसी वेक्टर वगैरह से कुछ हो रहा है, नहीं। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3। A gene was expression helps to identify transformed cells known as। तो बच्चों क्वेश्चन यहां पर पूछ रहा है ऐसा कौन सा जीन है, क्वेश्चन यहां पर पूछ रहा है ऐसा कौन सा जीन है जब वो एक्सप्रेस करेगा, ऐसा कौन सा जीन है जब वो एक्सप्रेस करेगा तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे ट्रांसफॉर्म सेल्स को। यस, क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसा कौन सा जीन है जब वो एक्सप्रेस करेगा तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे ट्रांसफॉर्म सेल्स को। फर्स्ट दे रखा है सेलेक्टेबल मार्कर, और सही तो है भाई। सेलेक्टेबल मार्कर का मतलब ऐसा नाम क्यों रखा गया है, ये वो मार्कर है जो हमें सेलेक्ट करने में मदद करेगा ट्रांसफॉर्म सेल्स कौन सी हैं, नॉन ट्रांसफॉर्म सेल्स कौन सी है। ट्रांसफॉर्म सेल्स का मतलब जिनके अंदर बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जिन्होंने फॉरेन रिकॉम्बिनेंट डीएनए को रिसीव करा है। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स कौन होंगे, जिन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करवाया। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स कौन से होंगे, जिनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। नॉट रिसीव्ड एलियन, इसको सिंप्लीफाई रखते हैं, नॉट रिसीव्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सेलेक्टेबल मार्कर सही है। एग्जांपल बच्चों, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एग्जांपल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एग्जांपल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स। नॉर्मली बैक्टीरिया के पास या इकोलाई के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं होता। अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए जाएगा उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होगा तो उसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट आ जाएगा, जिसकी मदद से वो एंटीबायोटिक के खिलाफ सर्वाइव कर जाएगा। तो इसकी मदद से हम ट्रांसफॉर्म सेल्स का पता लगा सकते हैं। वेक्टर, क्या वेक्टर से कुछ फायदा होगा बच्चों, नहीं होगा भाई। वेक्टर क्या करता है, वेक्टर फॉरेन डीएनए को, वेक्टर बच्चों फॉरेन डीएनए को कैरी करता है। वेक्टर क्या होता है, कैरियर फॉर फॉरेन डीएनए, तो ये तो सही नहीं है। प्लाज्मिड, प्लाज्मिड एक वेक्टर का एग्जांपल है। स्ट्रक्चरल जीन बच्चों आपने लैक ऑपेरॉन में पढ़े होंगे, स्ट्रक्चरल जीन बच्चों आपने लैक ऑपेरॉन में पढ़ा होगा। लाइक वहां पर एक स्ट्रक्चरल जीन था लैक जेड, जो कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए कोड करता था, जो कि किसके लिए कोड करता था बच्चों, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए कोड करता था। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। The DNA fragment separated on an agrogel can be visualized after staining with। तो बच्चों यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है अगर हमें डीएनए फ्रैगमेंट्स सेपरेट कर लिए, हमने डीएनए फ्रैगमेंट्स को यहां पर बच्चों सेपरेट कर लिया है एग्रोजेल पर, कौन सा प्रोसेस हो रहा है सर, यहां पर प्रोसेस हो रहा है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहां पर प्रोसेस हो रहा है बच्चा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एंड जेल किसकी बनी हुई है, एग्रोजेल। हाँ जी, तो डीएनए फ्रैगमेंट्स को बच्चों हमने सेपरेट कर लिया है एग्रोजेल के ऊपर। उसको हम विजुलाइज कर सकते हैं किससे स्टेन करने के बाद, उसको हम विजुलाइज कर सकते हैं बच्चों किससे स्टेन करने के बाद। ये क्वेश्चन ने पूछा है, कोई दिक्कत तो आपको आनी चाहिए नहीं, देख लो ध्यान से। क्या ब्रोमोफिनॉल ब्लू का इस्तेमाल करेंगे, नहीं। क्या एसिटोकार्बिन का इस्तेमाल करेंगे, नहीं। क्या एनिलीन ब्लू का इस्तेमाल करेंगे, नहीं। किसका, इथीडियम ब्रोमाइड का। बच्चों इथीडियम ब्रोमाइड होती है इंटरकैलेटिंग एजेंट। इथीडियम ब्रोमाइड क्या होती है बच्चों, इंटरकैलेटिंग एजेंट होती है। मतलब क्या है, मतलब दोस्त ये है, ये अपना डीएनए है बच्चा, ये क्या है, अपना डीएनए है। ये क्या है, बेस पेयर्स है। तो इन बेस पेयर्स के बीच में जाकर बच्चों इथीडियम ब्रोमाइड बाइंड कर जाता है, इन बेस के बीच में जाकर इथीडियम ब्रोमाइड बाइंड कर जाता है, इंटरकैलेट कर रहा है, दो के बीच में जाकर चिपक रहा है। अब इसके बाद बच्चों जब हम इसको यूवी रेडिएशंस में ले जाएंगे, जब इसके बाद बच्चों हम इसको यूवी रेडिएशंस में ले जाएंगे तो हमें क्या होता है, ब्राइट ऑरेंज कलर के डीएनए के बैंड देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलेगा, ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड देखने को मिलेंगे डीएनए के। क्लियर है बात, राइट। नेक्स्ट, what is the criterion for DNA fragments movement on agrogel during electrophoresis। तो बच्चों यहां पर क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि डीएनए फ्रैगमेंट्स एग्रोजेल पर किस तरीके से मूव करती है
जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान डीएनए फ्रैगमेंट्स जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे कैसे मूव करती है, ये पूछा गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। देखो सुनना मेरी बात को, बच्चों मान लो ये एग्रोस जेल है आपका, इधर बना देते हैं हम वेल। वेल कौन सी जगह होती है? चलिए ये कुआं हमने इसलिए बनाया है ताकि इस कुएं में हम बल्टी से डीएनए के स्ट्रैंड्स को कट करके डाल सके, ठीक है। अब बच्चों डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, उससे क्या पता चला कि इधर रहेगा कैथोड, तो इधर क्या हो गया एनोड। अब देखो नेगेटिव चार्ज है डीएनए, नेगेटिव है कैथोड, दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, धक्का सा लगेगा। और एनोड है पॉजिटिवली चार्ज, उस पर अट्रैक्ट होगा, डीएनए फ्रैगमेंट भागेंगे, भाग मिलकर भाग, राइट। यहां तक की बात क्लियर, भागेगा। अब एग्रोस जेल है, सेमी सॉलिड फॉर्म है, तो इसका ना एक पोर साइज होता है। इसका क्या होता है, एक पोर साइज होता है। उस पोर में बच्चों छोटी फ्रैगमेंट्स बहुत तेज तेज रन करेगी, और बड़ी फ्रैगमेंट्स क्या होगी, फ्रिक्शन से फंस जाएगी। अरे भैया हम तो फंस गए, हमें जाने दो भैया, फंस गए हम तो, यस। तो वो फंस जाएगी, मतलब जितनी छोटी फ्रैगमेंट उतनी दूर वो जाएगी। मतलब कहने का क्या है सर, मतलब कहने का बच्चों ये है कि इधर की तरफ और इधर की तरफ अगर फ्रैगमेंट मिल रही है, इधर वाली फ्रैगमेंट क्या होगी, लार्जेस्ट, और इधर वाली क्या होगी, स्मॉलेस्ट। यही इसका प्रिंसिपल जिसको सीविंग इफेक्ट बोलते हैं, कि पोर साइज के बेसिस पर बड़ी फ्रैगमेंट ज्यादा तेज रन नहीं कर पाएगी, छोटी फ्रैगमेंट करेगी। अब चेक कर लेते हैं दोस्त, द लार्जर द फ्रैगमेंट साइज द फार्दर इट मूव्स। लार्जर होगी फ्रैगमेंट तो वो दूर तक जाएगी, नहीं जाएगी, फ्रिक्शन से फंस जाएगी, अटक जाएगी दलदल में। द स्मॉलर द फ्रैगमेंट साइज द फार्दर इट मूव्स, बिल्कुल सही, जितनी छोटी फ्रैगमेंट उतनी दूर तक जाएगी। एनोड के पास मिलेंगी छोटी फ्रैगमेंट्स, कैथोड के पास मिलेंगी बड़ी फ्रैगमेंट्स। पॉजिटिवली चार्ज फ्रैगमेंट्स मूव टू फार्दर एंड। अब देखो पहली बात क्या है बच्चों, डीएनए कौन सा चार्ज होता है भाई, डीएनए है नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि बच्चों उसके पास क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप, PO4 3 नेगेटिव। तो ये तो गलत ही दे रखा है। नेगेटिवली चार्ज फ्रैगमेंट डू नॉट मूव, नेगेटिवली चार्ज फ्रैगमेंट मूव करेंगे भाई इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखो जेल तो मीडियम है, जेल क्या है यहां पर, मीडियम और मैट्रिक्स, इलेक्ट्रोफोरेसिस इलेक्ट्रिक करंट से मूवमेंट हो पा रही है, तो ये गलत दे रखा है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर्स हैव बीन डिजाइंड फॉर। बच्चों क्वेश्चन ये पूछ रहा है, जो हमने स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर्स बनाए हैं उनको ऐसा क्यों बनाया। आपको याद दिला दूं मैं हल्का सा, स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर की बात करें तो वो कुछ सिलेंड्रिकल होते हैं इस तरीके के, और उनके अंदर ऐसे एक स्टरर लगा होता है। उनके अंदर बच्चों एक यहां पर एक ऐसे स्टरर लगा होता है, यस। अगर बात करी जाए बच्चों स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर की, तो स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर सिलेंड्रिकल होते हैं विद कर्व्ड बेस, और उसके पास एक स्टरर होगा। उसके पास क्या होगा, एक स्टरर होगा, तभी तो नाम रखा गया क्या, स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। यार एक बात बताओ बच्चों, बायोरिएक्टर का फंक्शन क्या है, व्हाट डू मीन बाय बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर का फंक्शन होता है लार्ज और इंडस्ट्रियल स्केल, लार्ज और इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन ऑफ, लार्ज स्केल और इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। बच्चों रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन को अगर हमें इंडस्ट्रियल स्केल पर, लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करना है, देन वी विल यूज बायोरिएक्टर। ये हमारा पर्पस है। प्रोड्यूस करने के बाद ये कहां पर प्रोड्यूस हो रहा है बच्चों, होस्ट सेल के अंदर हो रहा है। होस्ट सेल को आप ब्रेक करोगे, होस्ट सेल से आप प्रोडक्ट्स निकालोगे। अब होस्ट सेल के अंदर इस प्रोडक्ट के अलावा उसके कई सारे प्रोडक्ट होंगे, नहीं होंगे सर, बिल्कुल होंगे। तो पहले आप उनको बाकी चीज से सेपरेट करोगे। सेपरेट करने के बाद हो सकता है उसके साथ कोई इंप्योरिटी जुड़ी हुई हो, तो उस इंप्योरिटी को हटाकर प्यूरिफाई करोगे। तो सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन आर पार्ट ऑफ डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। बायोरिएक्टर के बाद की जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं। तो यहां पर जो प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट दे रखा है, ये किसका पार्ट है, ये डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का पार्ट है, तो इसको काउंट नहीं करवा पाएंगे। एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव टू द प्रोडक्ट। अब देखो
डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में सेपरेशन करा, प्यूरिफिकेशन कर लिया, प्यूरिफाई करके आपके पास प्रोडक्ट आ चुका है, बड़ी मेहनत से आया है, खराब जाने दोगे नहीं, क्या करोगे, प्रिजर्वेटिव के साथ उसको प्रिजर्व कर लोगे, अगेन डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का पार्ट है। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है बच्चों। स्टरर क्या करेगा, स्टरर ऐसे तरता 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 तेज घूमेगा, तो इससे क्या होगा, इससे दो फायदे मिलेंगे, इससे दो फायदे मिलेंगे। एक तो होगी यूनिफॉर्म मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, ये फायदे मिलेंगे बच्चों। अवेलेबिलिटी, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग अ स्टरर इन अ बायोरिएक्टर, इसकी वजह से यूनिफॉर्म मिक्सिंग होगी। क्या फायदा है यूनिफॉर्म मिक्सिंग का, भैया यूनिफॉर्म मिक्सिंग से जो रॉ मटेरियल है वो सारी सेल्स को यूनिफॉर्म कंडीशन में डिस्ट्रीब्यूट होगा और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी भी यूनिफॉर्म रहेगी, सबके पास एक अच्छी एरोबिक कंडीशन रहेगी। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग स्टरर इन स्टर टैंक बायोरिएक्टर। एंश्योरिंग एनारोबिक कंडीशन इन द कल्चर वेसल, बच्चों आपको पता है ना एरोबिक कंडीशन में ज्यादा एनर्जी जनरेट होती है तो ज्यादा काम करेंगे, एनारोबिक जनरली वी डू नॉट प्रेफर। ऑप्शन करेक्ट क्या रहेगा, थर्ड ही रहेगा। A foreign DNA and plasmid cut by the same restriction endonuclease can be joined to form a recombinant plasmid using, बच्चों क्वेश्चन पूछ रहा है भैया, एक तो है हमारे पास फॉरेन डीएनए, ठीक है, और दूसरा है प्लाज्मिड, और इन दोनों को हमने कट करा है सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, इन दोनों को हमने कट करा है सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। तो अब इन दोनों को जोड़ना है, जोड़ने का काम कौन सा एंजाइम करेगा ताकि हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए या रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन जाए। इको आर1 दे रखा है बच्चों, इको आर1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। इको आर1 क्या है बच्चों, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ये तो कट करेगा डीएनए को, ना कि जोड़ेगा। टैग पॉलीमरेज, बच्चों पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज क्या है, डीएनए पॉलीमरेज है, क्या करवाएगा, रेप्लिकेशन करवाएगा, पर्टिकुलरली बोलेंगे तो पीसीआर में रेप्लिकेशन करवाएगा। पॉलीमरेज 3 ये भी एक एंजाइम है, पॉलीमराइजेशन करेगा, काम नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। लाइगेस, भाई डीएनए लाइगेस क्या करेगा, लिंकिंग करेगा। लाइगेस का मतलब क्या है, लिंकिंग और लाइगेशन, लिंकिंग और लाइगेशन का मतलब क्या है, फॉरेन डीएनए को प्लाज्मिड के साथ जोड़ देगा, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट। ये देखो क्वेश्चन, द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस बिकेम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ। अब बच्चों देखो क्वेश्चन कह रहा है डीएनए को कट करना है, डीएनए को कट करना है स्पेसिफिक लोकेशन पर, डीएनए को कट करना है स्पेसिफिक लोकेशन पर, तो किसकी डिस्कवरी से हम कर सकते हैं, डीएनए को कट करना है स्पेसिफिक लोकेशन पर, तो किसकी डिस्कवरी से हम ऐसा कर सकते हैं। अब इस बात को बहुत ध्यान से सुनना और समझना। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बात बताई थी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में, क्या बताया था, सबसे पहले वो डीएनए की लेंथ को इंस्पेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल मेरा वो हाथ डीएनए है, तो डीएनए की लेंथ को ये इंस्पेक्ट करेगा, इंस्पेक्ट करने के बाद जब इसकी रिकॉग्निशन सीक्वेंस इसको मिलेगी, ये बाइंड करेगा। फॉर एग्जांपल ये घड़ी इसकी रिकॉग्निशन सीक्वेंस, बाइंड करने के बाद डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को एक स्पेसिफिक पॉइंट पर कट करेगा, तो ये इस तरीके से होता है। तो अभी हमने बात करी थी लाइगेज का फंक्शन है लाइगेशन करना, जोड़ना। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सही होगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, कट करता है डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन में, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन हम इसको मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, मॉलिक्यूलर सीजर। प्रोब्स की बात करें तो प्रोब्स क्या होते हैं, प्रोब बच्चों सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए या फिर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है, और वो भी क्या होगा, रेडियो एक्टिवली लेबल्ड होगा। वो भी क्या होगा बच्चों, रेडियो एक्टिवली लेबल्ड होगा। प्रोब की बच्चों अगर हम बात करें तो प्रोब सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए या सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है जो कि रेडियो एक्टिवली लेबल्ड होगा। ये क्या करता है, ये अपनी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस से जाकर बाइंड कर जाता है। तो अगर हमें म्यूटेशन वगैरह चेक करनी है तो हम इसकी मदद से पता लगा सकते हैं कि भाई देखो अगर नॉर्मल सीक्वेंस होगी तो ये बाइंड कर जाएगा अपनी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस से, नॉर्मल सीक्वेंस होगी तो नहीं होगी तो ये बाइंड नहीं करेगा, मतलब म्यूटेशन हो गई है। सिलेक्टेबल मार्कर आपको पता है बच्चों, सिलेक्टेबल मार्कर ट्रांसफॉर्मेंट्स या रिकॉम्बिनेंट्स के सिलेक्शन में हमारी मदद करता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। The colonies of recombinant bacteria appear white in contrast to blue colonies of non-recombinant bacteria because of। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों यहां पर रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया की जो कॉलोनीज हैं वो व्हाइट दिख रही हैं और नॉन रिकॉम्बिनेंट की ब्लू दिख रही है, ऐसा क्यों है? तो पहले इसे ना लिख लेता हूं ताकि आपको क्लियर रहे। क्वेश्चन कह रहा है जो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया है यानी जो रिकॉम्बिनेंट्स है वो व्हाइट दिख रहे हैं हमें, और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स है, जो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स है बच्चों, दे आर अपीयरिंग व्हाट,
ब्लू, दे आर अपीयरिंग ब्लू, ऐसा क्यों? देख लेते हैं। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ अल्फा गैलेक्टोसाइडेज इन नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। तो देखो पहली बात तो आपको एक बात समझनी होगी कि रिकॉम्बिनेंट के पास है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, नॉन रिकॉम्बिनेंट के पास है सेल्फ लाइगेटेड प्लाज्मिड। मतलब दोस्त ये है, रिकॉम्बिनेंट के पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए होने का मतलब ये है कि उसके पास जो प्लाज्मिड था उसमें एलियन पीस ऑफ डीएनए लगा है। अब एलियन पीस ऑफ डीएनए जिस भी जगह पर लगेगा उस जीन को इंसर्शन से वो इनएक्टिवेट कर देगा। तो मतलब इंसर्शनल इनएक्टिवेशन खाली इस केस में देखने को मिलेगा। इस केस में आपको क्या देखने को मिलेगा? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन देखने को मिलेगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। सेल्फ लाइगेटेड प्लाज्मिड का क्या हुआ? यहां पर फॉरेन जीन लगा ही नहीं, वो खुद से लाइगेट कर गया, तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। अब क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो कोई गलती नहीं होगी। यस, क्या इंसर्शन, देखो नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया है, क्या उसमें इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होगा? पहली बात तो नहीं होगा। और अल्फा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का तो हम इस्तेमाल ही नहीं करते। याद करो, अगर हम लैक्सीजीन ले तो लैक्सीजीन क्या बनाता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को बनाता है, अल्फा को तो बनाता ही नहीं है। जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ अल्फा गैलेक्टोसाइडेज इन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। अब देखो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया बिल्कुल सही है, इंसर्शनल एक्टिवेशन बिल्कुल सही है, लेकिन अल्फा गैलेक्टोसाइडेज फिर से रिपीट कर रहा है, गलत बात। इनएक्टिवेशन ऑफ ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम इन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। बच्चों ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम तो हम इस्तेमाल ही नहीं करते, उसका तो ग्लाइकोसाइलेशन में रोल होता है, तो ये तो गलत ही दे रखा है। नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया कंटेनिंग बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखो नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया के पास बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, मतलब हमने एक वेक्टर लिया, उस वेक्टर के पास लैक्सीजीन था, लैक्सीजीन कोड करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के लिए। तो नॉन रिकॉम्बिनेंट में यहां पर फॉरेन जीन लगा ही नहीं, जब फॉरेन जीन लगेगा नहीं तो ये फंक्शनल है, फंक्शनल है। ठीक है, अब इसके पास अगर हम एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट पर इसको ले जाएं, बच्चों क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट मतलब जो कलर प्रोड्यूस करता है, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट जो कि कलर प्रोड्यूस करता है, जैसे यहां पर केस है एक्स गैल का। तो जब इस नॉन रिकॉम्बिनेंट को हम लेके जाएंगे क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट पर, इसके पास फंक्शनल बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, वो एक्स गैल पर एक्ट करेगा और उसको ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देगा। एक्स गैल पर एक्ट करेगा, उसे ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देगा। इसके पास इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की वजह से फंक्शनल बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं है, तो वो व्हाइट ही रह जाएगा। तो इस वजह से फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट। समझे गुरु? चलो, Which one is a true statement regarding DNA polymerase used in PCR? बच्चों क्वेश्चन ये पूछ रहा है, यस क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों यहां पर, इनमें से कौन सी सही स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सी सही स्टेटमेंट है बच्चों डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के लिए जो कि पीसीआर में इस्तेमाल होता है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है इनमें से कौन सी सही स्टेटमेंट है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के लिए जो कि हम पीसीआर में इस्तेमाल करते हैं? इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम अ वायरस। क्या उसे हम वायरस से आइसोलेट करते हैं? गलत। देखो डीएनए पॉलीमरेज जो पीसीआर में इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं टैक डीएनए पॉलीमरेज। क्या नाम है इसका? टैक डीएनए पॉलीमरेज। और इसको हमने आइसोलेट करा है एक बैक्टीरिया से जिसका नाम है थर्मस एक्वाटिकस। तो इसको हमने एक बैक्टीरिया से आइसोलेट करा है, ना कि एक वायरस से। और यहीं से देखो इसका नाम चुराया गया TAQ, टाक, ताकते रहते तुझको। हाँ जी, आ जाओ वापस। इट रिमेन्स एक्टिव एट हाई टेम्परेचर। सही बात है गलत बात है? बिल्कुल सही बात है बच्चों। टैग डीएनए पॉलीमरेज का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो 72 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब ये हाई टेम्परेचर पर एक्टिव है। पीसीआर याद कर लो ना यार, पीसीआर में एक स्टेप होता है डीनेचुरेशन, 94 टू 96 डिग्री सेल्सियस पर हम डीएनए को हीट करते हैं। देन एनीलिंग आता है जिसमें हम प्राइमर्स को ले जाते हैं 40 टू 60 डिग्री सेल्सियस पे। और फिर लास्ट स्टेप है एक्सटेंशन या एलोंगेशन, जो कि टैग डीएनए पॉलीमरेज खुद कैटेलाइज करता है 72 डिग्री सेल्सियस पे। तो अगर आप टेम्परेचर्स देखो पीसीआर के, तो हाई टेम्परेचर पर पीसीआर रन करता है। जनरली हमें पता है एंजाइम्स हाई टेम्परेचर पे डीनेचर हो जाते हैं, क्योंकि प्रोटीन है यार, प्रोटीन है तो टर्शरी स्ट्रक्चर है, टर्शरी स्ट्रक्चर के बॉन्ड टूटेंगे तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंजाइम की चली जाएगी। तो इसीलिए हमने थर्मस एक्वाटिकस को ढूंढा, जो कि एक थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है, हाई टेम्परेचर पे स्टेबल रहता है, तो इसका एंजाइम भी हाई टेम्परेचर पर स्टेबल रहेगा। इट इज यूज्ड टू लाइगेट इंट्रोड्यूस डीएनए इनटू रेसिपिएंट सेल्स। बच्चों लाइगेशन का काम कौन करेगा? डीएनए लाइगेस गलत दे रखा है। इट सर्व्स एज अ सेलेक्टेबल मार्कर। बच्चों सेलेक्टेबल मार्कर क्या होता है जनरली? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स आर दी सेलेक्टेबल मार्कर। करेक्ट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन नंबर 2 सही दे रखा है। The figure below is the diagrammatic representation of the E. coli vector PBr322। तो बच्चों यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर बच्चा अगर हम बात करें, हमें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रखा है ई कोलाई का क्लोनिंग वेक्टर PBr322 का। विच वन ऑफ द गिवन ऑप्शंस करेक्टली आइडेंटिफाइज इट सर्टेन कंपोनेंट्स। तो क्वेश्चन यहां पर बच्चों ये कह रहा है कि भैया यहां पर हमें एक डायग्राम दे रखा है ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर PBr322 का, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि करेक्टली आइडेंटिफाई कर रहा है उसके कंपोनेंट्स को। ओके चेक कर लेते हैं। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन से। सही बात है गलत बात है? सही दे रखा है। यस सही दे रखा है कि नहीं दे रखा? बिल्कुल। आगे भी चेक कर लेते हैं। ओराई ओरिजिनल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, गलत है। ओराई इज व्हाट? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओराई क्या है बच्चों? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब ये वो सीक्वेंस है जहां से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। ये वो सीक्वेंस है जहां से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। आरओपी रिड्यूस्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये भी गलत दे रखा है। आरओपी स्टैंड्स फॉर रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। आरओपी स्टैंड्स फॉर रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। आरओपी के अंदर ऐसे जीन्स हैं जो कि प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन में मदद करते हैं। गलत दे रखा है। हिंड3 इको-R1 सेलेक्टेबल मार्कर्स, गलत बच्चों। भाई एक बात बताओ, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, ये क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स। तो ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स है, दीज आर व्हाट? दीज आर सेलेक्टेबल मार्कर। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स ही सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं। हिंड3 इको-R1 क्या है बच्चों? ये क्लोनिंग साइट्स हैं। ये क्या है? क्लोनिंग साइट्स। यहां पर हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की मदद से जीन को क्लोन करवा सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फर्स्ट ही सही होगा। द फिगर बिलो शोज 3 स्टेप्स ABC ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो बच्चों यहां पर हमें एक फिगर गिवन है और फिगर को अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर तीनों स्टेप्स दे रखे हैं हमें PCR के, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के। सेलेक्ट द ऑप्शंस गिविंग करेक्ट आइडेंटिफिकेशन टुगेदर विद व्हाट इज रिप्रेजेंट्स। क्वेश्चन कह रहा है उस ऑप्शन को सिलेक्ट करो जो कि इसको आइडेंटिफाई भी सही तरीके से कर रहा है और रिप्रेजेंट भी सही तरीके से यहां पर क्या कर रहा है। तो पहले तो आप ये चीज नोटिस कर लो, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। A is what? A is showing denaturation। बच्चों A क्या शो कर रहा है? A शो कर रहा है denaturation को। denaturation से हम डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करके टेम्पलेट की फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। ये होता है 94 से 96 डिग्री सेल्सियस पर, 94 to 96 डिग्री सेल्सियस। बी स्टेप है बच्चों एनीलिंग। बी स्टेप क्या है बच्चों? एनीलिंग है। एनीलिंग का मतलब प्राइमर्स को ऐड करना, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज भैया की पुरानी शर्तें रही हैं। 5 प्राइम टू 3 प्राइम में अपन चलेगा, अपन डीएनए एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं करेगा, अपने को मांगता है एंजाइम। सेल के अंदर प्राइमर्स भैया थे, वो काम करते थे, यहां पर हम केमिकली सिंथेसाइज करते हैं प्राइमर्स को। तो दिस इज एनीलिंग जो कि होता है 40 to 60 डिग्री सेल्सियस पे। एंड लास्ट स्टेप है बच्चों एक्सटेंशन और इलोंगेशन, जो कि डीएनए पॉलीमरेज करता है 72 डिग्री सेल्सियस पे, जो कि डीएनए पॉलीमरेज करता है 72 डिग्री सेल्सियस पे। राइट, अब चेक कर लेते हैं। तो ए एनीलिंग, क्या ए एनीलिंग है क्या बच्चों? नहीं है। ए एनीलिंग है क्या? एनीलिंग विद 2 सेट्स ऑफ प्राइमर, 2 सेट ऑफ प्राइमर का हम इस्तेमाल करते हैं, सही है, लेकिन ए एनीलिंग नहीं है। बी दे रखा है डीनेचुरेशन, तो ये दोनों तो आप देख सकते हो उल्टा दे रखा है। ये दोनों तो क्या दे रखा है बच्चों? उल्टा दे रखा है। बी डीनेचुरेशन, यस सॉरी यस। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को देखो तो ए में एनीलिंग दे रखा है, तो वो तो गलत ही हो गया। अब सेकंड ऑप्शन में कह रहा है बी है डीनेचुरेशन एट अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 98 डिग्री सेल्सियस सेपरेटिंग द 2 स्ट्रैंड्स। अब देखो मान लिया 98 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं भाई, हाई टेम्परेचर लेके जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बी डीनेचुरेशन नहीं, बी एनीलिंग है, तो ये भी गलत दे रखा है। थर्ड ए डीनेचुरेशन एट अ टेम्परेचर अबाउट 50 डिग्री सेल्सियस, गलत है, सही गलत। डीनेचुरेशन होता है लेकिन टेम्परेचर काफी हाई रहता है, गलत दे रखा है। सी एक्सटेंशन है, हाँ जी, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, सही बात गलत बात? बिल्कुल सही बात है। सी एक्सटेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहां पर हम हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको हम बच्चों बोलते हैं टैक डीएनए पॉलीमरेज। तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। क्लियर था? चंगा, चलो चलते हैं आगे। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोजेस आर एंजाइम्स विच। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज के ऊपर क्वेश्चन है।
restriction endonucleases are enzymes which remove nucleotides from the ends of the DNA molecule. बच्चों न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करते हैं एंड्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल के साथ, गलत है बच्चों, ये बात दे रखी है एक्सोन्यूक्लियस के लिए। आपको पता है एक्सोन्यूक्लियस एक टाइप होते हैं जो कि रिमूव करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स को, या तो करेंगे 5 प्राइम एंड से या फिर करेंगे बच्चों 3 प्राइम एंड से। पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात करें, अगर हम बच्चों रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात करें, तो ये वो एंजाइम्स हैं जो न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव कर रहे हैं। ये वो एंजाइम्स है बच्चों जो न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव कर रहे हैं फ्रॉम एंड्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल से। तो कौन से वो है एक्सोन्यूक्लियस। मेक कट्स एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए मॉलिक्यूल। यस, मेक कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन डीएनए मॉलिक्यूल, ये मेरे को बिल्कुल सही लग रहा है। याद कर लो फिर से भाई, सबसे पहले डीएनए की लेंथ को अपन को इंस्पेक्ट करने का है, इंस्पेक्ट करने के बाद रिकॉग्निशन सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना है, फिर स्पेसिफिक पॉइंट पर डीएनए को कट करना है। एग्जांपल ले लेते हैं बैम H1, या बैम H1 छोड़ो, एनसीईआरटी के लेके चलते हैं, इको R1 ही ले लो। सबसे पहले रिकॉग्निशन सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करेगा GAATTC, ये इसकी स्पेसिफिक सीक्वेंस है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। आइडेंटिफाई करा, यहां पर कट करेगा, यहां पर कट करेगा ए और जी के बीच में, स्पेसिफिक पॉइंट पर कट कर रहा है, तो विद इन द डीएनए मॉलिक्यूल कर रहा है, इस वजह से सेकंड सही दे रखा है। रिकॉग्नाइज द स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, क्या स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है? करता है बिल्कुल, बट डीएनए लाइगेज की बाइंडिंग थोड़ा ना करवाएगा भैया, इसे कट करना है। न्यूक्लियेजेस है, न्यूक्लिक एसिड को कट करेगा, डीएनए लाइगेज से बाइंड करके जुड़वाएगा नहीं, गलत दे रखा है। रेस्ट्रिक्ट द एक्शन ऑफ द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, गलत बच्चों। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के आगे या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के आगे रेस्ट्रिक्शन क्यों लगाया गया? क्योंकि ये रेस्ट्रिक्ट करते हैं ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफाजेस इन बैक्टीरिया। यस, अगर हम बात करें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के आगे रेस्ट्रिक्ट इसलिए लगा है क्योंकि ये रेस्ट्रिक्ट करते हैं बैक्टीरियोफाज की ग्रोथ को बैक्टीरिया के अंदर। समझे बात को? सेकंड सही रहेगा। अब इसको देखो, देयर आर 3 बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिकली मॉडिफाइंग एन ऑर्गेनिज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोसेस। बच्चों क्वेश्चन यहां पर कह रहा है 3 बेसिक स्टेप होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइंग एन ऑर्गेनिज्म। अगर हमें किसी ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करना है बच्चों, अगर हमें किसी ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करना है तो 3 बेसिक स्टेप होते हैं। इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है या कौन सी ऐसी चीज है जो कि रॉन्ग स्टेटमेंट की फॉर्म में दे रखी है? कौन सी रॉन्ग स्टेटमेंट दे रखी है अबाउट द प्रोसेस? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डीएनए विद डिजायरेबल जीन, सही है गलत? बिल्कुल सही बात है भाई। देखो हमने एक बात पढ़ी थी, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक की मदद से हम एक ऑर्गेनिज्म के अंदर डिजायरेबल जीन के साथ अनडिजायरेबल जीन भी ट्रांसफर कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी क्यों आया था? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्यों आया था? क्योंकि इसकी मदद से मात्र हम डिजायरेबल जीन को एक ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अब करना क्या है? ये जो डिजायरेबल जीन का हमने ठेका उठाया है, कहां से उठाया है? कहीं ना कहीं देखा है आपने, तो कैसे करोगे आप? भाई हम डीएनए को आइडेंटिफाई करेंगे। क्यों आइडेंटिफाई कर रहे हैं? क्योंकि इस डीएनए के पास डिजायरेबल जीन है। तो ये तो है क्लीविंग डीएनए सेगमेंट्स विद लाइगेज एंड जॉइनिंग देम विद एंडोन्यूक्लियस। बच्चों उल्टा दे रखा है, सही उल्टा। बच्चों डीएनए सेगमेंट्स को क्लीव करना है, किससे करोगे? एंडोन्यूक्लियस से। और ज्वाइन करना है तो किससे करोगे? लाइगेज से करोगे। ये उल्टा दे रखा है, क्रॉस कनेक्शन, गलत है ये। इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। अब एक बात बताओ, जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लेंगे, सबसे पहले हमने डीएनए को जिसके अंदर डिजायरेबल जीन है उसको आइडेंटिफाई करा, उससे हमने क्या बनाया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। डीएनए है उसके अंदर डिजायरेबल जीन है, उसको आइडेंटिफाई करा, उसको प्लाज्मिड के साथ लगाकर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। उसके बाद क्या करेंगे? इसको इंट्रोड्यूस कर देंगे होस्ट के अंदर। होस्ट के अंदर चला गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। फिर क्या करेंगे? मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। सही बात है गलत बात है? बिल्कुल। सबसे पहले डीएनए को डिजायरेबल जीन के साथ आइडेंटिफाई करा, उसके बाद उस डीएनए को या जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर के साथ लगाकर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के बाद होस्ट के अंदर ट्रांसफर करा। क्यों ट्रांसफर करा? क्योंकि होस्ट के अंदर ये मेंटेन करेगा और प्रोजेनी में ट्रांसफर होगा। तो एक डीएनए की या एक जीन की मल्टीपल कॉपीज बनेगी, मतलब यहां पर जीन की क्लोनिंग हो जाएगी, मतलब यहां पर जीन की क्या हो जाएगी? क्लोनिंग हो जाएगी। तो ये भी सही है। सेकंड वाला गलत दे रखा है, तो आंसर होगा सेकंड।
What would happen if a recombinant DNA is inserted within the coding sequence of an enzyme beta galactosidase? क्वेश्चन ये पूछ रहा है क्या होगा अगर हम एक recombinant DNA को इंसर्ट कर लेंगे कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेस। बीटा गैलेक्टोसाइडेस एंजाइम की कोडिंग सीक्वेंस में इंसर्ट कर देंगे। तो पहले आपको यहां पर एक बात समझनी है, यहां पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए की जगह जो स्पेसिफिकली बोलना चाह रहा है वो जीन ऑफ इंटरेस्ट को बोलना चाह रहा है कि अगर हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को या एलियन पीस ऑफ डीएनए को बीटा गैलेक्टोसाइडेस एंजाइम की सीक्वेंस पे लगाएंगे तो क्या होगा? दिस विल रिजल्ट इन द इनएक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम। क्या वो एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाएगा? यस yes. क्या वो इनएक्टिव हो जाएगा? सही बात है भाई। देखो ध्यान से, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेस का जीन है, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेस का बच्चों जीन है। इसमें मैं लगा रहा हूं एक छोटा सा फॉरेन जीन एक्स, इसमें लगा रहा हूं फॉरेन जीन एक्स। तो इस कंडीशन में क्या फर्क आ रहा है? ये आ रहा है, तो जो जीन की सीक्वेंस थी बीटा गैलेक्टोसाइडेस जीन की जो सीक्वेंस थी वो डिसरप्ट हो गई है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो चुका है। दिस विल रिजल्ट इन द इनएक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम। यस, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इस फॉरेन जीन के इंसर्शन से इनएक्टिवेट हो गया है एंजाइम। द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट विल गिव ब्लू कलर्ड कॉलोनीज। अब एक बात बताओ, क्या बीटा गैलेक्टोसाइडेस जीन फंक्शनल है? नहीं है। तो जब बीटा गैलेक्टोसाइडेस जीन फंक्शनल नहीं है, क्या वो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट पर एक्ट कर पाएगा? क्रोमोजेनिक का मतलब है कलर प्रोड्यूसिंग सबस्ट्रेट। तो जब जीन फंक्शनल नहीं है, सॉरी जीन फंक्शनल नहीं है, एंजाइम फंक्शनल नहीं है, तो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट पर एक्ट नहीं करवा पाएगा। और जब एक्ट नहीं कर पाएगा तो क्या ब्लू कलर की कॉलोनीज मिलेगी? नहीं मिलेगी। गलत दे रखा है ये। द रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर। सही बात गलत बात? बिल्कुल, क्योंकि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन से फंक्शनल एंजाइम बन नहीं रहा है। फंक्शनल एंजाइम जब नहीं बनेगा तो सबस्ट्रेट पर कुछ भी एक्ट करेगा नहीं, एक्ट नहीं करेगा तो उसका कलर पहले जैसा ही रहेगा। तो 1 और 3 दोनों सही रखा है, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। टर्म रेस्ट्रिक्शन इन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम रेफर्स टू। तो बच्चों यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर हम रेस्ट्रिक्शन टर्म की बात करें, बच्चों अगर हम रेस्ट्रिक्शन टर्म की बात करें तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम में वो किस चीज को रेफर करता है? अगर हम रेस्ट्रिक्शन टर्म की बात करें तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम में वो किस चीज को रेफर करता है? क्लीविंग ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इन डीएनए बाय द एंजाइम। अब देखो ध्यान से, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को हम क्लीव करवा रहे हैं डीएनए के अंदर इस एंजाइम से, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को बोलेंगे न्यूक्लियस एक्शन। भाई ये देखो ना, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किसके अंदर होता है? न्यूक्लिक एसिड्स के बीच में होता है अगर वो डीएनए को बनाते हैं। तो अगर हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को यहां पर क्लीव कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो न्यूक्लियस एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रेस्ट्रिक्शन वर्ड को थोड़ा ना बता रहा है। कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक पोजीशन ओनली। बच्चों डीएनए को स्पेसिफिक पोजीशन में कट करें, ये भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की एक क्या है? प्रॉपर्टी है, बट इसका मतलब रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है। प्रिवेंशन ऑफ बैक्टीरियोफाज मल्टीप्लिकेशन इन बैक्टीरिया। बच्चों ये ऑप्शन बिल्कुल सही दे रखा है। रेस्ट्रिक्शन, व्हाई वी कॉल इट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स? Because they restrict the growth of bacteriophages inside the bacteria. जब एक बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया में इंफेक्शन कॉज करता है तो वो अपने जेनेटिक मटेरियल को इंट्रोड्यूस करता है। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उस बैक्टीरियोफाज के जेनेटिक मटेरियल के छोटे 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 टुकड़े कर देंगे ताकि वो इंफेक्शन कॉज नहीं कर पाएगा। तो एक एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है, दे रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफाजेस इन बैक्टीरिया। ये है सही। कटिंग ईच ऑफ द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए स्पेसिफिक पॉइंट्स इन शुगर फॉस्फेट बैकबोन। बच्चों ये आपको पता है इसकी प्रॉपर्टी है कि दोनों स्ट्रैंड से बाइंड करता है, स्पेसिफिक पॉइंट में कट करता है। रेस्ट्रिक्शन वर्ड का मतलब ऑप्शन 3 ही रहेगा। फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल वाज क्रिएटेड बाय। फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को बच्चों किसने क्रिएट करा था? तो आपको पता है स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर। यस, स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर ने क्रिएट करा था। चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही मिलेगा। लिंकिंग ऑफ जीन एंड कोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस विद अ नेटिव प्लाज्मिड ऑफ सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। सही बात है गलत बात है? सही तो दे रखा है बिल्कुल। क्या करा था इन्होंने? इन्होंने नेटिव प्लाज्मिड लिया ऑफ सैल्मोनेला टाइफी। इन्होंने नेटिव प्लाज्मिड लिया सैल्मोनेला टाइफी का और इसमें एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन लगा दिया किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का या बैक्टीरिया का। दूसरे बैक्टीरिया का लिया था उसे। इन्होंने क्या करा? इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को लगा दिया।
यस, पॉइंट समझ में आ रहा है? फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बना? सबसे पहले इन्होंने नेटिव प्लाज्मिड लिया सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया का, जो कि टाइफॉइड कॉज करता है, उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को लगा दिया। अब देखो वेक्टर भी है उसमें फॉरेन डीएनए भी लगाया, क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो इस तरीके से इन्होंने क्रिएट करा था और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फिर इन्होंने ट्रांसफर कर दिया था इकोलाई में, जो कि क्लोज रिलेटिव है किसका? सैल्मोनेला टाइफी का। जिसके बाद क्या होगा? इकोलाई के पास भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो लिंकिंग ऑफ जीन एनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस विद द नेटिव प्लाज्मिड ऑफ सैल्मोनेला टाइफीमेरम सही दे रखा है। लिंकिंग ऑफ जीन एनकोडिंग फर्टिलिटी फैक्टर विद द नेटिव प्लाज्मिड ऑफ इकोलाई नहीं, फर्टिलिटी फैक्टर वाला इन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं करा था। लिंकिंग ऑफ जीन एनकोडिंग बीटा गैलेक्टोसाइडिस विद द नेटिव प्लाज्मिड ऑफ एक्टोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशंस नहीं, बीटा गैलेक्टोसाइडिस वाला जीन जिसको हमने नेटिव प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशन में क्या करा? लगाया नहीं, ये भी इन्होंने नहीं करा था। लिंकिंग ऑफ जीन एनकोडिंग लैक्टेज विद द नेटिव प्लाज्मिड, तो ये भी इन्होंने बच्चों नहीं करा था। ऑप्शन 1 ही करेक्ट दे रखा है। Which of the following statement is incorrect? बच्चों क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। बच्चों क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट दे रखी है। टी डीएनए इज प्रेजेंट इन टीआई प्लाज्मिड। बच्चों टी डीएनए टीआई प्लाज्मिड के अंदर प्रेजेंट होता है, सही बात है गलत बात है? बिल्कुल। और टीआई प्लाज्मिड किसका? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशंस का। रेट्रोवायरसेस कन्वर्ट कॉमन सेल्स टू कैंसरस सेल्स। अब कॉमन सेल्स किस रिस्पेक्ट में बोला गया है, तो फिलहाल के लिए काउंट करते हैं, बाकी ऑप्शन भी चेक करते हैं। पीबीआर 322 इज अ नेचुरल प्लाज्मिड। बच्चों पीबीआर 322 एक नेचुरल प्लाज्मिड है या इसको बनाया गया है? यस, इसको बनाया गया ना, कंस्ट्रक्ट करा गया। तो ये तो सही नहीं दे रखा। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशंस इज अ नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर, सही बात है गलत बात है? बिल्कुल, क्योंकि नेचुरल कंडीशन में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशंस डाइकॉट प्लांट के अंदर क्राउन गॉल ट्यूमर कॉज करता है। नेचुरल कंडीशन में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशंस क्या करता है? डाइकॉट प्लांट के अंदर क्राउन गॉल ट्यूमर कॉज करता है। तो देखो रेट्रोवायरसेस कन्वर्ट कॉमन सेल्स टू कैंसरस सेल्स, मतलब कॉमन सेल्स यहां पर कंसीडर करा गया, फॉर एग्जांपल एनिमल सेल्स, तो इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। थर्ड वाला बिल्कुल गलत दे रखा, तो यहां पर ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। Which of the following statement is not correct about cloning vector? बच्चों क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि सही नहीं दे रखी क्लोनिंग वेक्टर के रिस्पेक्ट में। क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो सही नहीं दे रखी क्लोनिंग वेक्टर के रिस्पेक्ट में। ओराई इज अ सीक्वेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक डीएनए, सही बात है गलत बात है? बिल्कुल सही बात है भाई। ओराई क्या है? ओराई है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओराई क्या है बच्चों? ओराई है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब ये है कि ये वो सीक्वेंस है जहां से हमारा रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। ये वो सीक्वेंस है जहां से बच्चों हमारा रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। अब देखो अगर एक हाई कॉपी नंबर की ओरिजिन है, अगर बच्चों ओरिजिन हाई कॉपी नंबर की, हाई कॉपी नंबर का मतलब है कि ये काफी ज्यादा कॉपीज बना लेगा अपनी, तो जितनी ज्यादा कॉपी बनाएगा ओरिजिन, उससे कौन जुड़ा हुआ है? हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, उतनी ज्यादा कॉपी उसकी भी बनेगी। यस, तो कंट्रोल कर रहा है कॉपी नंबर की? नहीं, बिल्कुल। अगर हाई कॉपी नंबर ओरिजिन है तो वो ज्यादा से ज्यादा रेप्लिकेशन करवाएगा, ज्यादा से ज्यादा कॉपी बनवाएगा प्लाज्मिड की। अब लिंक्ड डीएनए भी प्लाज्मिड में, तो उसकी भी तो बनेगी, सही बात दे रखी है। सेलेक्टेबल मार्कर सेलेक्टिवली परमिट्स द ग्रोथ ऑफ नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, गलत है ना बच्चों? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स का मतलब क्या है? जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है। जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है मतलब जिसने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को रिसीव ही नहीं करा है, तो उसकी ग्रोथ को परमिट थोड़ा ना करना है भैया, हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाले की ग्रोथ को प्रमोट करना है। पॉइंट समझ रहे हो? हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, उसे हमें होस्ट सेल के अंदर एक्सप्रेस करवाकर रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन चाहिए, तो हम ट्रांसफॉर्मेंट्स को सेलेक्ट करेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को। ट्रांसफॉर्मेंट्स को गलत दे रखा है। इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए द वेक्टर नीड्स टू हैव सिंगल रिकॉग्निशन साइट फॉर द कॉमनली यूज्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, सही बात है गलत बात है? बिल्कुल सही बात है बच्चों। अगर हमें एलियन डीएनए को वेक्टर के साथ लिंक करना है तो एक साइट होनी चाहिए एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए। लाइक फॉर एग्जांपल देखो ना, फॉर एग्जांपल ये क्लोनिंग वेक्टर है। अब इस क्लोनिंग वेक्टर के पास बच्चों इको आर1 की 3 साइट है। तो अगर आप इको आर1 से कट करके यहां पर अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को लगाओगे
तो पहली बात तो कई सारी फ्रेगमेंट बन जाएगी। दूसरी बात, आपको पता लगाने में दिक्कत होगी कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। तो जनरली हम कहते हैं एक क्लोनिंग वेक्टर में एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एक साइट होनी चाहिए, बट कई सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट होनी चाहिए। क्या बोल रहा हूं मैं? एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एक साइट होनी चाहिए, बट कई सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए साइट होनी चाहिए। एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एक साइट रहेगी तो पता लगेगा कहां पर बाइंड करेगा हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। कई सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट रहेगी तो हमारे पास एक क्या रहेगा? रिलैक्सेशन रहेगा कि हम किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल करके काम कर सकते हैं। The ligation of alien DNA is carried out at a restriction site present in one of the two antibiotic resistant genes. बच्चों हम लाइगेट कर सकते हैं एलियन डीएनए को रेस्ट्रिक्शन साइट जो कि प्रेजेंट है टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन में। सही बात है गलत बात है? बिल्कुल भाई। भाई PBr322 का एग्जांपल ले लो। किसका एग्जांपल ले लो? PBr322 का। उसके पास दो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट होती है, एक होता है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, एक होता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। तो बच्चों एलियन डीएनए को हम यहां पर लाइगेट कर सकते हैं कि निकल सकते हैं? बिल्कुल, दोनों के पास साइट है। लाइक अगर मैं बात करूं टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस के पास BAMH1 की साइट है, इसके पास यहां पर बच्चों किसकी साइट है? BAMH1 की। और इसके पास किसकी साइट है? PST1 की या PVU1 की। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत दे रखिए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस। तो बच्चों रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन है। आर फाउंड इन बैक्टीरिया। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस क्या बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं? बिल्कुल। और तभी जाकर ये क्या करते हैं? बैक्टीरियोफाज की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करते हैं बैक्टीरिया के अंदर। आर वेरी यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। बिल्कुल भाई, इसकी मदद से हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को आसानी से कट कर सकते हैं। बच्चों इसकी मदद से हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को आसानी से कट कर सकते हैं। सही बात दे रखी है। कट द डीएनए एट पर्टिकुलर साइट। डीएनए को एक पर्टिकुलर साइट पर कट करता है, यस। और ऐसी साइट को क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड साइट या फिर रिकॉग्निशन सीक्वेंस। आर यूज नेचुरली इन अ बैक्टीरियल सेल टू डिफेंड अगेंस्ट फॉरेन डीएनए। बच्चों नेचुरली बैक्टीरिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है तो डिफेंड अगेंस्ट फॉरेन डीएनए। सही बात है भाई। ये फॉरेन डीएनए किसका है? बैक्टीरियोफाज का। बैक्टीरियोफाज एक वायरस होता है और हर वायरस का जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस होता है, तो जब वो इंजेक्ट करेगा अपना जेनेटिक मटेरियल उसको तोड़ के खत्म कर दिया जाएगा। बच्चों सबको सही दे रखा है। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा यहां पर? करेक्ट। If any protein encoding gene is expressed in a dash host, it is called a dash protein. तो पढ़ते हुए चलेंगे, दोबारा से सॉल्व करते हैं। If any protein encoding gene is expressed in a heterologous host called as recombinant protein, called as recombinant protein। तो यहां पर सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा। क्या मतलब है वो समझा देता हूं आपको। जेनेटिक इंजीनियरिंग को समझो बच्चों। जेनेटिक इंजीनियरिंग में आपने हमेशा क्या करा है? आपके पास एक होस्ट है, आपके पास एक होस्ट है और ये एक दूसरा होस्ट है। इस होस्ट से हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकाला। इस होस्ट से बच्चों हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकाला, उसको ट्रांसफर करा इस होस्ट के अंदर और इसके अंदर हम इसका एक्सप्रेशन करवा रहे हैं। अब पहली बात तो ये ट्रांसफर होगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए की फॉर्म में। ये बात आपको पहले से क्लियर होनी चाहिए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझना। एक होस्ट है, इससे हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकाला और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाकर इसको ट्रांसफर करा दूसरे होस्ट में जिसके अंदर हम इसका एक्सप्रेशन करवा रहे हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं बच्चों, एक होस्ट है जिसका हमें कोई भी जीन अच्छा लगा, हमने उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकाला, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाकर एक दूसरे होस्ट में ट्रांसफर करा और अब दूसरे होस्ट में इसको एक्सप्रेस करवा रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, ताकि हमें वहां से प्रोटीन मिल सके। तो जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक होस्ट में एक्सप्रेस करेगा तो हमें मिलेगा रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, पहली चीज। दूसरी चीज बच्चों ये है कि ये जो जीन आया है, ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट आया है वो इस होस्ट का है, ना कि इसका। नेचुरली इसके पास ये जीन नहीं होता, तो मतलब कॉमन एंसेस्ट्री को रिप्रेजेंट नहीं करा। कॉमन एंसेस्ट्री के लिए होमोलोगस वर्ड है, होमो मतलब सेम, तो अगर एंसेस्ट्री अलग है तो हेट्रोलोगस वर्ड हो जाएगा। तो इसलिए हम अगर एक प्रोटीन एनकोडिंग जीन को एक्सप्रेस करवा रहे हैं हेट्रोलोगस होस्ट में, प्रोटीन एनकोडिंग जीन को एक्सप्रेस करवा रहे हैं हेट्रोलोगस होस्ट में, तो उसको रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बोलेंगे। होमोलोगस के लिए रिकॉम्बिनेंट नहीं बोल सकते। हेट्रोलोगस रिकॉम्बिनेंट वाला सही हो जाएगा। अब हेट्रोलोगस बोल रहे हैं तो नॉन रिकॉम्बिनेंट बोला गलत होगा। भाई रिकॉम्बिनेंट है, नॉन रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या? उसका खुद का है नहीं भाई, दूसरे से जीन लाए हैं तो प्रोटीन भी दूसरा है, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। होमोलोगस और नॉन रिकॉम्बिनेंट तो गलत हो ही जाएगा। ऑप्शन सेकंड क्या रहेगा? करेक्ट।
द रोल ऑफ डीएनए लाइगेस इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल इन्वॉल्व्स। क्वेश्चन ये पूछ रहा है बच्चों, अगर हम डीएनए लाइगेस की बात करें रिकॉम्बिनेंट डीएनए के कंस्ट्रक्शन में, बच्चों हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए की बात करें, यस रिकॉम्बिनेंट डीएनए की बात करें, तो अगर हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंस्ट्रक्ट करना है, डीएनए लाइगेस का क्या रोल होगा? फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन टू डीएनए फ्रेगमेंट। सही बात है गलत बात है? बिल्कुल सही बात है। ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को बनाता है दो डीएनए फ्रेगमेंट्स के बीच में, पर्टिकुलरली हम बोलेंगे वेक्टर डीएनए और एलियन पीस ऑफ डीएनए के बीच में, वेक्टर डीएनए और एलियन पीस ऑफ डीएनए के बीच में, तभी जाकर बच्चा अपना क्या बन जाएगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन स्टिकी एंड्स ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। क्या हाइड्रोजन बॉन्ड्स को बॉन्ड बनाता है? नहीं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स कहां होते हैं बच्चों? बेस पेयर के बीच में होता है। एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, गुआनिन और साइटोसाइन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। लेकिन यहां पर डीएनए के स्ट्रैंड सेपरेट नहीं हो गए कि उन्हें हमें जोड़ना है। यहां पर डीएनए साइड से टूटा हुआ है, एक स्ट्रैंड टूटा हुआ है, एक स्ट्रैंड का कुछ पोर्शन टूटा हुआ है, उसको जोड़ रहा है, ना कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को जोड़ रहा है। तो ये गलत हो जाएगा। लाइगेशन ऑफ ऑल प्यूरिन एंड पिरामिडिन बेसिस। बच्चों ऑल प्यूरिन और पिरामिडिन बेसिस को लाइगेट कर रहा है, तो ये किस रिस्पेक्ट में है? थोड़ा सा सही नहीं है। मतलब देखो ना यार, हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लिए आपको एक वेक्टर डीएनए चाहिए, एक एलियन पीस ऑफ डीएनए चाहिए और दोनों को जोड़ना है। तो यहां देखो क्या लिखा हुआ है, 2 डीएनए फ्रेगमेंट्स को जोड़ना है। यहां पर कह रहा है प्यूरिन और पिरामिडिन बेसिस को जोड़ना है, तो वो तो जनरली एक डीएनए फ्रेगमेंट्स बिल्ड हो रही है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में ऑप्शन 1 सही बैठ रहा है, इसलिए फर्स्ट को काउंट करेंगे, फर्स्ट हो जाएगा यहां पर करेक्ट। For transformation with recombinant DNA, the bacterial cells must first be made competent, which means क्वेश्चन कह रहा है अगर हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है, क्वेश्चन कह रहा है अगर हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है रिकॉम्बिनेंट डीएनए से, बैक्टीरियल सेल्स को कॉम्पिटेंट बनाया जाता है। उसका मतलब क्या है? क्वेश्चन कह रहा है बच्चों अगर हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है रिकॉम्बिनेंट डीएनए से, बैक्टीरियल सेल्स को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। उसका मतलब क्या है? कॉम्पिटेंट का मतलब आपको पहले ही पता है कि कॉम्पिटेंट होस्ट या कॉम्पिटेंट सेल एक ऐसी सेल है, अगर सेल वॉल है तो ठीक है, मतलब मैं दोनों के रिस्पेक्ट में बता रहा हूं, अगर सेल वॉल है या नहीं भी है, तो बेसिकली यहां पर क्या होता है कि हम सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में केमिकल्स के थ्रू ऐसे चेंजेस लाते हैं कि इसकी मेम्ब्रेन परमेबिलिटी बढ़ जाती है और आसानी से फॉरेन डीएनए का अपटेक कर लेता है, चेक कर लेते हैं। देयर मेटाबॉलिक रिएक्शंस मस्ट फर्स्ट इंक्रीज, उसका मेटाबॉलिक रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। नहीं, देयर मेटाबॉलिक रिएक्शंस मस्ट डिक्रीज, उसका मेटाबॉलिक रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा। देयर एफिशिएंसी विद व्हिच डीएनए एंटर्स द बैक्टीरिया मस्ट इंक्रीज, ये बिल्कुल सही है कि उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी जिससे डीएनए, कोई भी फॉरेन डीएनए आसानी से एंटर कर जाएगा। कॉम्पिटेंट होस्ट ऐसा होस्ट है जो आसानी से फॉरेन डीएनए का अपटेक कर लेता है, राइट? तो ये सही दे रखा है। एबिलिटी टू डिवाइड बिकम फास्ट, बच्चों उनकी डिवाइड की एबिलिटी बढ़ जाएगी। नहीं, कौन सा ऑप्शन सही है? ये कि भाई उसकी मेम्ब्रेन परमेबिलिटी बढ़ गई तो एक्टिवली अपटेक कर सकता है किसी फॉरेन डीएनए को, तो सी ऑप्शन या थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन और देखो, Which of the following statement is true about बायोरिएक्टर? बच्चों क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि सही दे रखी है बायोरिएक्टर के लिए। क्वेश्चन ये पूछ रहा है इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है बच्चों जो कि सही दे रखी है बायोरिएक्टर के लिए। बायोरिएक्टर प्रोवाइड्स द ऑप्टिमल कंडीशंस फॉर ऑब्टेनिंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट। सही बात है गलत बात है? बिल्कुल सही बात है भाई। बायोरिएक्टर वो सारी ऑप्टिमल कंडीशन प्रोवाइड करता है जिससे हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस हो पाए। पीएच कौन सी चाहिए, टेम्परेचर कौन सी चाहिए, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी सही है कि नहीं है, फॉर्म तो ज्यादा क्रिएट नहीं हो रहा, उन सब चीजों पे ये बहुत अच्छे से ध्यान देता है। यूनिफॉर्म मिक्सिंग करता है, यूनिफॉर्म अवेलेबिलिटी रखता है। रॉ मटेरियल्स आर बायोलॉजिकल कन्वर्टेड इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट। सही बात है बच्चों, बिल्कुल। रॉ मटेरियल्स बायोलॉजिकली कन्वर्ट हो रहे हैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट में। इसका सिंपल सा मतलब ये है, हम यहां पर एक होस्ट के अंदर प्रोटीन बना रहे हैं। बच्चों यहां पर हम एक होस्ट के अंदर प्रोटीन बना रहे हैं। होस्ट क्या है? लिविंग सेल है, तो एक लिविंग एंटाइटी तो प्रोडक्ट बना के दे रही है, तो बायोलॉजिकली कन्वर्ट भी हो रहा है। अ स्टर्ड टैंक रिएक्टर इज हॉरिजॉन्टल इन शेप, ये गलत है। जैसा कि हमने पहले बनाया था बच्चों, अगर मैं एक स्टर टैंक बायोरिएक्टर को बताऊं तो ये वर्टिकल होता है विद अ कर्व्ड बेस, और इसके पास एक यहां पर क्या हो जाएगा? स्टरर हो जाएगा। यस, अगर एक मैं स्टर टैंक बायोरिएक्टर को बनाऊं तो ये वर्टिकल है ना कि हॉरिजॉन्टल है, तो गलत दे रखा है। लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ कल्चर्स कैन नॉट बी प्रोसेस्ड। बच्चों बायोरिएक्टर 100 to 1000 लीटर के आसपास की कैपेसिटी रखते हैं, 100 to 1000 लीटर के कैपेसिटी रखते हैं। तो यार लार्ज स्केल पर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे? बिल्कुल कर पा रहे हैं, तो ये भी गलत दे रखा है। तो ए और बी ही सही है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहां पर करेक्ट हो जाएगा, सिंपल। तो वही चीजें जो हमने पढ़ी है एनसीईआरटी से, उसी को यूज करके हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। सिंपल सा कंसेप्ट रहेगा। सो बच्चों विद दिस हमने बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। आई होप आपको इन क्वेश्चन से काफी हेल्प मिल रही होगी। अपने
अपने कंसेप्ट्स को रिवाइज करते रहो। मैं बार बार यही बात कह रहा हूं, क्वेश्चंस को अच्छे से करते रहो, उसमें अपने कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते रहो, आसानी रहेगी। क्रैमिंग करोगे तो दिक्कत आएगी, राइट? ऐसे अच्छे से पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो। थैंक यू।